So students, let's begin with our second learning outcome, that is phasor diagram of cylindrical rotor generator. So students, अब हम बात करते हैं phasor diagram of cylindrical rotor generator. अब इसमें अगर बात किया जाए तो आपका जो सिलेंड्रिकल रोटर जनरेटर है, अभी हमने उसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कस करा और इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस करने के बाद हम इस पे बात कर रहे थे कि आपका जो ईएमएफ इक्वेशन मिल रहा था इस केस में वो क्या मिल रहा था, है ना। तो हम बेसिकली अगर देखा जाए, जो आपने स्टार्टिंग में जो आप बना रहे थे अपना इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें क्या था कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसमें आपके आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद आपको एयर गैप वोल्टेज मिल रहा था, और इस एयर गैप वोल्टेज में आपका जो लीकेज रिएक्टेंस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो, और आपके आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होने के बाद आपको आपका टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा था। दैट मीन्स कि आपका जो वोल्टेज मिल रहा है वो आपके आर्मेचर रिएक्शन में आपके लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के माइनस होने के बाद आपको आपका एयर गैप पावर मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा था, है ना। यानी कि एयर गैप पावर में अगर आपका जो लीकेज रिएक्टेंस जो वोल्टेज है और आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपके एयर गैप पावर में माइनस हो रहा है तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, और जो एयर गैप पावर है वो आपको मिल रहा था जब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ में से आपके आर्मेचर जो रिएक्शन रिएक्टेंस है उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद। यानी कि हम इसे सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप फेजर डायग्राम याद करो। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक चीज देखें, देखो यहाँ पे ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, और ये टर्मिनल वोल्टेज आपको कब मिल रहा है, ये आपका एयर गैप वोल्टेज है। तो इस एयर गैप वोल्टेज में आपका लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप के माइनस होने के बाद आपको आपका टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको ये एयर गैप वोल्टेज कब मिल रहा है, जब आपके इनपुट इंड्यूस्ड वोल्टेज में से आपका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा तभी आपको एयर गैप वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पे आप दो इक्वेशन बात कर सकते हैं ना। एक जो है आपका जो V आपको मिल रहा है वो मिल रहा है क्यों, जब आपका एयर गैप वोल्टेज में से IARA माइनस हो रहा है, साथ ही साथ माइनस JIA XAL हो रहा है, ठीक। और दूसरा जो आपका एयर गैप वोल्टेज है वो आपके इंड्यूस्ड वोल्टेज से माइनस हो रहा है आपका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, तो आपको आपका एयर गैप पावर मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में देखा जाए तो ये आपका बेसिक है और इसी के बेस पे हमें क्या बनाना है, अपना उसे हम बोल सकते हैं अपना फेजर डायग्राम बनाना है। तो इस फेजर डायग्राम में अगर देखा जाए तो आपका जो भी आपके लीकेज रिएक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या फिर आपका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको आपका टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा जा रहा है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज के लिए लिखा जा रहा है, नहीं क्या है कि सबसे पहले एयर गैप पावर आप निकालोगे और एयर गैप पावर से फिर आप निकालेंगे अपना टर्मिनल वोल्टेज। बट हमें यहाँ पे उल्टा अगर चलना है, अगर टर्मिनल वोल्टेज से लेकर के अपने इंड्यूस्ड इनपुट वोल्टेज की तरफ बढ़ना है तो उस टाइम पे आपका सिनेरियो कुछ डिफरेंट होगा। तो अब अगर हम इसके फेजर डायग्राम के बारे में बात करें तो फेजर डायग्राम के बारे में कैसे बात करेंगे, अगर ये हमारा अपना टर्मिनल वोल्टेज V है तो ऑब्वियस सी बात है इससे किसी एंगल से IA इससे लैग कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका IARA ड्रॉप हो रहा है। तो IARA ड्रॉप जो हो रहा है वो आपके जो IA के डायरेक्शन में ही होगा और V के साथ समेशन होगा इसका। दैट मीन्स अच्छा, अब इस पे
आपका लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक। तो लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा तब आपको एयर गैप पावर मिलेगा। तो अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली क्या है, जो आपने इक्वेशन लिखा है वो आपके EF से चलते हुए V की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन जब आप फेजर डायग्राम बना रहे हो तो आपको V से चलते हुए EF की तरफ जाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप यहां पे ये डायरेक्शन आप रिवर्स दोगे, उस टाइम जो डायरेक्शन आप रिवर्स दोगे तो आप इसे लिखेंगे माइनस EAL। तो अब यहाँ पे V प्लस IARA प्लस जो आपका EAIL है, या जिसको आप बोलते हैं JIAXAL, उनका समेशन हमें मिलेगा एयर गैप वोल्टेज, जिसको हम डिनोट करते हैं ER से, ठीक। अब इस ER में आपका आर्मेचर रिएक्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अगर ऐड होगा तो आपका इंड्यूस्ड EMF मिल जाएगा। तो इसी में आपके JIAXL के डायरेक्शन में ही अगर आपने आर्मेचर रिएक्टेंस ड्रॉप अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस EAR, दैट मीन्स JIAXAR, ठीक है। और ER प्लस JIAXAR आपका कहलाएगा इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहां पे ER और JIAXR का जो समेशन होगा ये आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज EF बन जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें तो जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, वो आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो मेन फील्ड है वो उसका फ्लक्स आपके आर्मेचर वाइंडिंग कॉइल को लिंक कर रहा है। तो वो जो फ्लक्स उसे लिंक कर रहा है, जिसको आप मेन फील्ड बोल रहे हो, वो आपके इंड्यूस्ड वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। और ये हमने पहले डिस्कस किया जब हम इंड्यूस्ड EMF पढ़ रहे थे सिंक्रोनस जनरेटर केस में, तो वहीं पे डिस्कस किया था, वहीं पे ये प्रूफ हो रहा था कि जो आपका फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज टू द आर्मेचर कॉइल होगा, वो आपके वोल्टेज इंड्यूस द आर्मेचर कॉइल से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो यहां पे अगर बात करें तो एग्जैक्टली 90 डिग्री से जो लीड करेगा वो आपका आर्मेचर करंट है, वो आर्मेचर करंट के कारण जो एक आपका फील्ड क्रिएट हो रहा था, जिसको आप आर्मेचर फील्ड बोल रहे थे FAR, वो आपके IA के डायरेक्शन में ही होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो एक्साइटेशन का मतलब है किसी भी कॉइल में करंट के पास होने से फ्लक्स का प्रोडक्शन। तो उस केस में अगर करंट के पास होने से फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है तो वो फ्लक्स और करंट दोनों ही सेम एंगल पे होते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच का फेज एंगल डिफरेंस 0 होता है। तो जो आपका आर्मेचर जो फील्ड होगा वो आपके IA के पैरेलल होगा, दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच का जो फेज एंगल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो उस केस में अगर देखा जाए तो FAR क्या होगा, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका मेन फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स होगा और जो आर्मेचर वाइंडिंग फ्लक्स होगा, इन दोनों का फेजर सम ही आपको आपका रिजल्टेंट फ्लक्स देगा, यानी कि एयर गैप फ्लक्स देगा। तो जो एयर गैप फ्लक्स होगा वो आपके एयर गैप वोल्टेज पे 90 डिग्री से लीड करेगा। तो उस केस में जो आपका एयर गैप फ्लक्स होगा वो होगा, ठीक है। तो ये आपका जो फील्ड डेवलप हो रहा था, जो आपका मेन फील्ड वाइंडिंग जो फील्ड था और जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड था, वो उन दोनों से जो आपका रिजल्टेंट फील्ड मिल रहा था वो आप यहाँ पे ऐसे डिनोट कर सकते, ठीक है। और ये जो फील्ड है वही उसका रेस्पेक्टिव जो आपका फ्लक्स होता है वो जनरेट करता है। तो आप कह सकते हो कि FF से आपका F जनरेट हो रहा था, आपके FAR से। तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो जो आपका मेन फील्ड वाइंडिंग फील्ड है, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण जो फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा उसका भी डायरेक्शन आपके FF यानी कि फील्ड वाइंडिंग फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी कि FF के डायरेक्शन में ही आपका F होगा, है ना। सिमिलरली जो FAR है, जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग का जो फील्ड फ्लक्स है, जो फील्ड है, उसके डायरेक्शन में आपका फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, यानी कि
एफ ए आर के डायरेक्शन में ही आपका फाई ए आर होगा और साथ ही साथ एफ आर के डायरेक्शन में आपका फाई आर। ठीक है, यहां पर डिस्कशन ये भी कर लेते हैं कि जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट पास होता है उसी कारण जो फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है, और उस फ्लक्स के प्रोडक्शन के कारण, ठीक है, जो आपका लीकेज रिएक्टेंस इंक्लूड होता है, तो वो जो फ्लक्स है जो लीक कर जाता है वो भी तो आपके आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में होगा। और अगर वो आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में होगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो फाई ए एल है वो आई ए के डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो इससे 90 डिग्री से लैग करेगा। कि यहां पे जो आपका ई एल का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, आप यहां पे जो ई एल का डायरेक्शन ले रहे हो वो ले रहे हैं हम ऊपर की तरफ, तो इसलिए आपने यहां पे माइनस ई एल लिया, जिसका मैग्नीट्यूड जे आई ए एक्सएल के बराबर होगा, क्योंकि वो वी के साथ आई ए आर ए और जे आई ए एक्सएल का एडिशन के बाद आपको एयर गैप वोल्टेज ए आर मिल रहा है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन है आपके जो सिलिंड्रिकल रोटर जनरेटर होता है उसके फेजर डायग्राम के लिए। So students, we have achieved our second learning outcome, that is phasor diagram of cylindrical rotor generator, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.